डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, अब हम अपने नर्वस सिस्टम चैप्टर के लास्ट वीडियो लेक्चर पर पहुंच गए हैं और इस लेक्चर के दौरान हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। बच्चों, तो मैं आपको सीधे ले चलता हूं एनसीईआरटी पेज नंबर 322 पर, जहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट हेडिंग मेंशन किया गया है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। और बच्चों, आपकी एनसीईआरटी इस हेडिंग के जस्ट नीचे दो स्टेटमेंट्स की हेल्प से रिफ्लेक्स एक्शन टर्म को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। पहले मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स एक्शन टर्म की डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं। बच्चों, बहुत मेहनत के साथ इस लेक्चर को हमने डिजाइन किया है, आप कनेक्टेड रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड। पहले आम भाषा में समझते हैं। बच्चों, आपने भी देखा होगा, अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट पर कोई एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक्सट्रीमली कोल्ड ऑब्जेक्ट या फिर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच होता है, या फिर बच्चों हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर कोई पॉइजनस या फिर स्कैरी एनिमल का टच अगर हमें मिलता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी पार्ट पर कोई पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन मिलता है, तो ऐसे स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में आपने देखा होगा हमारे उस बॉडी पार्ट का सडन विड्रॉवल ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि बच्चों, मान लेते हैं अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मान लेते हैं बच्चों अचानक से मेरे इस हाथ पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच हो जाएगा, तो आप देखेंगे अचानक से मेरे इस हाथ का विड्रॉल ऑब्जर्व किया जाएगा। बच्चों, यानी कुल मिलाकर इतना याद रखेंगे, अगर हमारी बॉडी को कोई पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन मिलता है और उस स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट रिस्पॉन्स शो करता हो, और अगर बच्चों ये एंटायर प्रोसेस विदाउट कॉन्शियस एफर्ट होता हो, यानी अगर ये इनवॉलेंटरीली होता हो, जिसको आप विल पावर से कंट्रोल ना करते हो, और इस एंटायर प्रोसेस में कहीं ना कहीं सेंट्रल न्यूरस सिस्टम के किसी ना किसी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए। ये हम देखेंगे बच्चों, या तो वो ब्रेन स्टेम हो सकता है या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है, देन दिस एंटायर प्रोसेस विल बी रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्स एक्शन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, किसी पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के रेस्पेक्ट में अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट विदाउट कॉन्शियस एफर्ट इनवॉलेंटरीली रेस्पॉन्स शो करता हो, जहां पर हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के किसी ना किसी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट ऑब्जर्व करते हैं, देन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस इंड्यूस्ड रेस्पॉन्स इज रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्स एक्शन। एक काम करते हैं बच्चों, पहले एनसीईआरटी के उन दोनों स्टेटमेंट्स को हम लाइन बाय लाइन यहां पर पढ़कर देखते हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed or animals that are scary or poisonous। और बच्चों, एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है the entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or thoughts and requires the involvement of a part of central neural system is called reflex action। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, किसी भी पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के रेस्पेक्ट में अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट विदाउट कॉन्शियस एफर्ट यानी इनवॉलेंटरीली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट के इन्वॉल्वमेंट से अगर कोई रिस्पॉन्स शो करता है, देन दैट एंटायर प्रोसेस विल बी रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए बच्चों, ये तो एनसीईआरटी का तरीका था रिफ्लेक्स एक्शन टर्म को डिफाइन करने का। अब मैं आपको बहुत आम भाषा में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में रिफ्लेक्स एक्शन टर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। रिफ्लेक्स एक्शन टर्म में दो टर्म्स को हम यहां पर इंक्लूड करते हैं, एक होता है रिफ्लेक्स, एक होता है एक्शन। पहले बच्चों हम एक्शन टर्म को यहां पर समझ रहे हैं, बहुत सिंप्लीफाइड वे है, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। आपने देखा भी होगा फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की मूवीज रिलीज होती हैं बच्चों, कुछ कॉमेडी मूवीज होती हैं, कुछ हॉरर मूवीज होती हैं, कुछ एक्शन मूवीज होती हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जो एक्शन मूवीज होती हैं उनमें लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है, उनमें हीरो और विलेन के बीच में फाइटिंग दिखाई जाती है। जब एक किसी को पंच मारता है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा उस पहले वाले को फिर से पंच मारता है, यानी कि पहले वाले ने अगर स्टिमुलस दिया है तो फिर अगला वाला उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स शो करता है। तो देखिए बच्चों, अगर स्टिमुलस हो और उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स अगर शो होता हो, देन सच एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज एक्शन। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, स्टिमुलस हो और उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में अगर रिस्पॉन्स जनरेट होता हो तो उस एक्टिविटी को एक्शन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्स टर्म के यहां पर हम मीनिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान सुनेंगे। अगर ये एक्टिविटी
अगर ये एंटायर एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाया करेगी, देन सच एक्शन वुड बी टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के नॉर्मल एक्शंस के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं, यानी कि स्टिमुलस मिला और रेस्पॉन्स आ जाता है। अगर ये एंटायर प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, देन सच एक्शंस वुड बी नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अगला पॉइंट समझे बच्चों, अगर ये पूरी एक्टिविटी अचानक हो जाती है, अगर ये पूरी एक्टिविटी अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ध्यान सुनिए बच्चों, अगर स्टिमुलस मिलने पर हमारी बॉडी रेस्पॉन्स शो करती है, यानी ये तो हुआ एक्शन, अगर ये एक्शन अचानक हो जाए, अगर ये अपने आप हो जाए, यानी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, यानी अगर आप उस एक्शन को विल पावर से कंट्रोल नहीं करते हैं, यानी कि अगर वो एक्शन इनवॉलंटरी होता है, देन सच एक्शन वुड बी नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जरूर याद रखेंगे, ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन अगर कोई होगा तो वो हमेशा इनवॉलंटरी एक्शन देखा जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको 2 पॉइंट्स और समझाने जा रहा हूं, ये आपकी मेडिकल कॉलेज के बुक्स के हैं, आप इनको ध्यान सुनेंगे। रिफ्लेक्स एक्शंस हमेशा अनप्लैन्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को दर्शाते हैं। ध्यान सुनिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन में पहली बात तो कुछ इवेंट्स होते हैं और वो इवेंट्स हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, अगर मेरे हाथ पर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच होगा तो आप जानते हैं सडन हाथ का विड्रॉल देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, इस रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान कुछ इवेंट्स हुए हैं और वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही होंगे। सबसे पहले तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का टच होना, यानी मेरे बॉडी पार्ट को स्टिमुलस मिलना होगा, फिर यहां से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर सीएनएस में जाएगा, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन अपने मैसेज को मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन इंपल्स वापस लेकर उस पार्ट पर पहुंचेगा और यहां की मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिससे इस पार्ट में मूवमेंट देखने को मिलेगा, इस पार्ट का विड्रॉल होगा, यानी रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो आपने देखा बच्चों, इस विड्रॉल रिफ्लेक्स में कुछ इवेंट्स हुए हैं, लेकिन वो इवेंट्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिस्पॉन्स पहले आएगा और स्टिमुलस बाद में मिलेगा। आपने देखा बच्चों, पहले स्टिमुलस होगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा, यानी कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। और खास बात ये बच्चों, ये जो इवेंट्स होते हैं ये अनप्लैन्ड होते हैं, यानी आप कभी भी रिफ्लेक्स एक्शन की प्लानिंग नहीं करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों, मान लेते हैं ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद यहां पर आप मेरे हाथ पर एक हॉट ऑब्जेक्ट टच करना और फिर मैं आपको अपने इस हाथ का विड्रॉल होते हुए दिखाऊंगा, तो आप उसे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज अनप्लैन्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये अचानक होते हैं, अपने आप होते हैं। अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन का लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। रिफ्लेक्स एक्शंस हैव नो एडवर्स इफेक्ट्स, यानी बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं बच्चों, अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते तो शायद हार्मफुल इफेक्ट्स यानी एडवर्स इफेक्ट्स देखे जा सकते थे। जैसे कि बच्चों, अगर मान लेते हैं मेरे इस बॉडी पार्ट पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच होता है, अगर मान लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, अगर मैं अपने उस हाथ को हॉट ऑब्जेक्ट के टच होते ही अचानक से विड्रॉ नहीं कर पाता, तो हो सकता है उस हॉट ऑब्जेक्ट के मेरे हाथ को लंबे समय तक टच करने की वजह से मेरा यहां का जो स्किन वाला पार्ट है वो बर्न हो सकता था, यहां के टिश्यूज डैमेज हो सकते थे, एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते थे। यानी हमने देखा बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन का कभी भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, उल्टा ये तो हमारी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट होने से बचाते हैं। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। यहां पर मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन टर्म की डेफिनेशन समझा रहा हूं, आप इतना याद रखेंगे। स्टिमुलस मिलने पर रेस्पॉन्स आता है, उसे हम कहते हैं एक्शन। अगर ये एक्शन फास्ट हो, अगर ये एक्शन अचानक हो, अगर ये एक्शन अपने आप हो, अगर इन एक्शंस को आप विल पावर से कंट्रोल ना करते हो, अगर इन एक्शंस की आपने कोई प्लानिंग ना की हो, और अगर ये एक्शंस कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो ना करते हो, देन ऑल सच एक्शंस वुड बी नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आपको रिफ्लेक्स एक्शन टर्म की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब चलिए बच्चों, मैं एनसीईआरटी के उसी पैराग्राफ के अगले स्टेटमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे। मैंने कहा
रिफ्लेक्स एक्शन में हम दो चीजों की बात कंपल्सरीली करेंगे बच्चों। एक तो होगा स्टिमुलस और एक होगा रिस्पॉन्स। बिना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के आप रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है एटलीस्ट या फिर हम कह सकते हैं मिनिमम 2 न्यूरॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी रिफ्लेक्स एक्शन। हमने यहां पर मेंशन किया है बच्चों एटलीस्ट और मिनिमम 2 न्यूरॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन तो होने जरूरी हैं। लेकिन देखिए बच्चों सिर्फ 2 न्यूरॉन के होने से काम नहीं चलेगा, उन दो में भी कंफर्म है एक सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए यानी एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए और एक मोटर यानी इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन होगा तभी वो स्टिमुलस को सेंड करवा पाएगा और जब मोटर न्यूरॉन होगा तभी उसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट हो पाएगा। मैंने आपको कहा बच्चों किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का होना जरूरी है, एक स्टिमुलस होगा और फिर उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इसलिए मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन्स का होना जरूरी है। उन दो में भी कम से कम एक सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन का होना कंपलसरी है। सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को ले जाने के लिए होगा जबकि मोटर न्यूरॉन रेस्पॉन्स को जनरेट करवाने के लिए होगा। अब देखिए बच्चों एक सेंसरी और एक मोटर का होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके होने से काम नहीं चलेगा बच्चों, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में इंटीग्रेशन भी होना जरूरी है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी सिनेप्स होना भी जरूरी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन्स होना जरूरी है, एक सेंसरी फॉर स्टिमुलस एक मोटर फॉर रिस्पॉन्स, और उन दोनों न्यूरॉन के बीच में इंटीग्रेशन यानी सिनेप्स होना जरूरी है। अब देखिए बच्चों हम रिफ्लेक्स एक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपसे क्या कहा, सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन होना जरूरी है। अब बच्चों ये इंटीग्रेशन 2 अलग अलग तरीके से हो सकता है ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाए या फिर हो सकता है ये इंटीग्रेशन इनडायरेक्ट हो जाए। अब देखिए बच्चों अगर सेंसरी और मोटर के बीच में होने वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, इसका मतलब यह हुआ सेंसरी का इंफॉर्मेशन अगर डायरेक्टली मोटर में ट्रांसफर हो जाया करती है, यानी कि यहां पर इंटर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जाएगा। और देखिए बच्चों सेंसरी का मैसेज अगर डायरेक्टली मोटर पर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यहां पर कितने सिनेप्स बने, ओनली 1 सिनेप्स। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनमें सेंसरी और मोटर के बीच में डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता हो, सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, और ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन में इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड ध्यान सुनिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करना है तो सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन होना जरूरी है। अगर ये इंटीग्रेशन इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अगर ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें इंटीग्रेशन में इंटर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहां पर कम से कम 2 सिनेप्स तो बनेंगे। जाहिर सी बात है सेंसरी और इंटर न्यूरॉन के बीच में एक बनेगा, फिर इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में दूसरा सिनेप्स बनेगा। तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जहां पर सेंसरी और मोटर के बीच में इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन होता हो, जहां पर इंटर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता हो, तो बच्चों ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन में एक से ज्यादा सिनेप्स बनते हैं। सो सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। आपको इतना याद रखना है, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन तो होने चाहिए, एक सेंसरी और एक मोटर होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन इनडायरेक्ट होता है इट विल बी नोन एज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। अब चलिए बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन को अलग बेसिस पर मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो कंफर्म है सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन होना जरूरी है, लेकिन ये इंटीग्रेशन हो कहां रहा है, उस बेसिस पर रिफ्लेक्स एक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बच्चों अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में कहीं होता हो, जैसे कि हमारे मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा,
अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में कहीं होगा देन सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, और अगर इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा देन सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। आप बस इतना याद रखेंगे, अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन इनडायरेक्टली होगा तो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में होगा तो क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा तो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए बच्चों, यहीं पर हमने रिफ्लेक्स एक्शन को जो क्लासिफाई किया है उसको हम डिटेल में यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। हमने हेडिंग लिखा है बच्चों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पहला मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइट। मैं आपको बता चुका हूं अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में होता है सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा तो उसे हम कहेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान सुनेंगे, नाम से पता चल रहा है क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन वो होंगे जिन्हें ब्रेन कंप्लीट करता होगा, जबकि स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होंगे जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट करती है। तो पहला पॉइंट तो समझे बच्चों, क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन स्टेम। ऑन द अदर हैंड स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन तो दोनों ही हैं, तो नॉर्मल एक्शंस के कंपैरिजन में तो दोनों ही फास्ट होंगे, पर अगर इन दोनों का आपस में कंपेयर करें बच्चों तो इनमें स्पाइनल रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्स होते हैं, इनके कंपैरिजन में क्रेनियल रिफ्लेक्स थोड़े स्लो एक्शन होते हैं। यानी कि बच्चों क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन स्लो एक्शन होते हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए किसी भी प्रकार की अर्जेंसी की जरूरत नहीं होती है। हमने यहां पर मेंशन किया है बच्चों, नो अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्शंस, दीज आर वेरी स्लो एक्शंस। ऑन द अदर हैंड जो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्शंस, दीज आर वेरी फास्ट एक्शन। देखिए बच्चों, मैं आपको एग्जांपल्स की मदद समझा रहा हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। याद कीजिए, क्रेनियल रिफ्लेक्स है कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम में हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा में हम कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के कंट्रोलिंग सेंटर्स की बात करते हैं। हमने देखा था बच्चों, जैसे कि यॉर्निंग रिफ्लेक्स, जैसे कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, जैसे कि कफिंग रिफ्लेक्स, जैसे कि सलाइवेशन रिफ्लेक्स। तो देखिए बच्चों, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये स्लो एक्शन होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं बच्चों, जैसे कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। आपकी बच्चों डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी डिसऑर्डर्स में लास्ट में क्लियरली मेंशन करती है, वॉमिटिंग हेडिंग के अंदर, ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। यानी बच्चों वॉमिट होना तो एक रिस्पॉन्स है, लेकिन उस रिस्पॉन्स का जो स्टिमुलस है बच्चों वो हमें काफी देर पहले मिल जाया करता है। हमारा जो दिल है, हमारा जो जी है वो पहले ही घबराने लग जाया करता है, हमें एक नोजिया वाली फीलिंग पहले ही महसूस हो जाती है, यानी दैट इज द स्टिमुलस। लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स बच्चों यानी कि वॉमिट हो जाना, जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस मिलते ही आप तुरंत रिस्पॉन्स दें। यहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में थोड़ा टाइम इंटरवल लिया जा सकता है। सच एक्शंस आर क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन। ऑन द अदर हैंड जो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, यहां पर स्टिमुलस मिलते ही तुरंत रिस्पॉन्स का आना कंपलसरी है। जैसे कि बच्चों विड्रॉल रिफ्लेक्स, आप जानते हैं जैसे ही कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच होगा तुरंत उस पार्ट का विड्रॉल होना कंपलसरी है। यहां पर आप बीच में टाइम इंटरवल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इतना याद रखेंगे बच्चों, क्रेनियल रिफ्लेक्स स्लो एक्शन होते हैं, जैसे कि सलाइवेशन रिफ्लेक्स, अच्छे खाने को देखना स्टिमुलस है और उसके रिस्पेक्ट में सलाइवा का सिक्रेशन होना ये एक रिस्पॉन्स है बच्चों, और ये एक स्लो एक्शन होगा। जैसे हमने देखा बच्चों वॉमिटिंग रिफ्लेक्स ये क्रेनियल रिफ्लेक्स है, जबकि स्पाइनल रिफ्लेक्स बहुत ही फास्ट रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि विड्रॉल रिफ्लेक्स। अब देखिए बच्चों, अब हम रिफ्लेक्स एक्शन को एक और बेसिस पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब ध्यान सुनिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन को प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक तो होगा कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन और एक होगा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों दैट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होंगे जिनको पूरा करने की कोई ना कोई कंडीशन होती होगी। आप ध्यान सुनेंगे, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन हैं जिनको पूरा करने की कोई ना कोई प्रीवियस कंडीशन है।
और कंडीशन ये है कि उन एक्टिविटीज का आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर उन एक्टिविटीज का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होगा तो शायद आप उस रिफ्लेक्स सेक्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों, हम इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हम स्विमिंग की बात कर सकते हैं, साइकिलिंग की बात कर सकते हैं, डांसिंग की बात कर सकते हैं, सिंगिंग की बात कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं बच्चों, जैसे कि साइकिलिंग। मान लेते हैं कि आज आप साइकिल चला रहे हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, आज आप साइकिलिंग में एक्सपर्ट हैं, आप काफी सालों से साइकिल चलाते आ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, आज आप साइकिल चला रहे हैं, मान लेते हैं आपका ध्यान सड़क पर नहीं है, आपका ध्यान इधर उधर है, आप फ्री माइंड से साइकिल चला रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों, अचानक से अगर आपकी साइकिल के सामने कोई गाय आ जाती है या फिर कोई छोटा बच्चा आ जाएगा तो तुरंत आपके जो हाथ है वो ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और देखिए बच्चों, आज जो आपने रिफ्लेक्स एक्शन पूरा किया है, इसकी ये कंडीशन है कि आपको साइकिलिंग का प्रीवियस एक्सपीरियंस था, आपको यह मालूम था कि ब्रेक कैसे लगाए जाते हैं, तभी आज आप उन रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा कर पाए हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको पूरा करने की यह कंडीशन है कि उन एक्टिविटीज का हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन खास बात यह बच्चों, कंडीशन रिफ्लेक्स में जिन एक्टिविटीज की हम बात करते हैं शुरुआती दौर में, एट द टाइम ऑफ लर्निंग, सच एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। लेकिन जैसे जैसे उन एक्टिविटीज का परफेक्शन हो जाता है, वो जो एक्टिविटीज हैं वो सेरिबेलम कंट्रोल करने लगता है और वो एक्टिविटीज इनवॉलेंटरी हो जाया करती है। हमने यहां पर लिखा भी बच्चों, इनिशियली दीज एक्शंस आर वॉलेंटरी एट द टाइम ऑफ लर्निंग बट आफ्टर परफेक्शन दे बिकम इनवॉलेंटरी नेचर। अब देखिए बच्चों, खास बात यह है, जो कंडीशन रिफ्लेक्स है उनको सबसे पहले इवान पावलोव जी ने स्टडी किया था डॉग पर एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए। एक काम करते हैं, जल्दी से हम उस एक्सपेरिमेंट को यहां पर समझ लेते हैं, पर उससे पहले आप मुझे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए बच्चों। एक तरफ मान लेते हैं आपके सामने टेबल पर एक स्वादिष्ट फूड रखा हुआ है जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसे आप स्मेल कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके सामने अगर हम किसी घंटी को बजाते हैं, एक बेल है जो रिंग हो रही है। अब आप मुझे सोच के बताइए बच्चों, दोनों ही कंडीशन में से किस कंडीशन के रिस्पॉन्स में आपके मुंह में पानी आएगा, यानी आप सलाइवेशन शो करेंगे? तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपके अंदर सलाइवेशन जनरेट होगा फर्स्ट सिचुएशन को देखकर, यानी कि फूड को देखकर या फिर फूड के फ्रेग्रेंस को स्मेल कर। तो देखिए बच्चों, इवान पावलोव जी ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उन्होंने क्या किया, पहले केस में उन्होंने डॉग के सामने फूड को रखा है, तो जाहिर सी बात है उस फूड को देखकर या उसकी फ्रेग्रेंस लेकर डॉग में सलाइवेशन ऑब्जर्व किया गया। दूसरी सिचुएशन में उन्होंने फूड को नहीं रखा है, यहां पर डॉग के सामने सिर्फ बेल को रिंग किया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर डॉग में सलाइवेशन ऑब्जर्व नहीं किया गया। लेकिन थर्ड केस में बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने डॉग के सामने पहले बेल को रिंग किया, लेकिन बेल को रिंग करने के तुरंत बाद ही उन्होंने डॉग के सामने फूड को लाकर रख दिया है और उस फूड को देखकर या उसकी फ्रेग्रेंस से डॉग में फिर से सलाइवेशन देखा गया है। लेकिन फोर्थ केस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, फोर्थ केस में इवन इन द एब्सेंस ऑफ फूड, जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेल को रिंग किया है तब भी डॉग के अंदर सलाइवेशन देखा गया है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन देखा गया है। डॉग ने ये रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए शो किया है क्योंकि इस एक्टिविटी का डॉग के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था। याद कीजिए, थर्ड केस में डॉग में एक लर्निंग डेवलप हुई थी कि बेल जब बजती है तो उसकी थोड़ी देर बाद फूड आ जाया करता है। अब इतना याद रखेंगे बच्चों, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको पूरा करने की ये कंडीशन है कि उन एक्टिविटीज का आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। सच रिफ्लेक्स एक्शंस आर रेफर्ड टू एज कंडीशन रिफ्लेक्स। चलिए बच्चों, दूसरे टाइप के रिफ्लेक्स की बात करते हैं, दैट इज अनकंडीशन रिफ्लेक्स। नाम से पता चल रहा है ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको पूरा करने की कोई कंडीशन नहीं है, यानी वो रिफ्लेक्स एक्शन है जिनके लिए आपको उन एक्टिविटीज का प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। कई सारे एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि हम स्नीजिंग रिफ्लेक्स की बात कर सकते हैं, कफिंग रिफ्लेक्स की बात कर सकते हैं, यॉर्निंग रिफ्लेक्स की बात कर सकते हैं, ऑपोजिट पार्टनर के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर की बात कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स में माइग्रेशनल एक्टिविटीज भी देखी जाती है। बस इतना याद रखेंगे।
अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत है तो उन्हें कहा जाता है कंडीशन रिफ्लेक्स, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो उन्हें कहा जाएगा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने रिफ्लेक्स एक्शन टर्म को समझा, हमने रिफ्लेक्स एक्शन को क्लासिफाई किया, पर अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट तरफ की तरफ ले चलता हूं, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन आप सुने, द पाथवे ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों, एनसीईआरटी ने हेडिंग भी लिखा था रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन हम समझ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों रिफ्लेक्स आर्क। आप इत्मीनान से सुनेंगे, द पाथवे ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए आपकी इंपल्सेस जो एक डेफिनेट पाथवे ट्रेवल करती है, दैट पाथवे इज रेफर टू एज रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए बच्चों, जैसे कि विड्रॉल रिफ्लेक्स में पहले स्टिमुलस मिलता है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है और रिस्पांस जनरेट हो जाया करता है। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए हमारी इंपल्सेस जो एक डेफिनेट पाथवे ट्रेवल करती है, दिस पाथवे इज रेफर टू एज रिफ्लेक्स आर्क। और देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू मेडिकल कॉलेजेस की बुक, एक इंपॉर्टेंट चीज समझें, किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में हम 5 कंपोनेंट्स की बात करते हैं और ये पांचों कंपोनेंट्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। पांचों के पांचों कंपोनेंट्स का होना कंपलसरी है। तो मैं आपको पहले समझाने जा रहा हूं बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहला कंपोनेंट जो होगा बच्चों, दैट इज ए सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर उस बॉडी पार्ट को, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है। फिर दूसरी बात देखिए बच्चों, उस सेंसरी रिसेप्टर से कनेक्टेड होना चाहिए एक सेंसरी न्यूरॉन यानी एफरेंट न्यूरॉन, जो उस स्टिमुलस को हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक लेकर जाएंगी। यानी किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में, किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में 5 कंपोनेंट्स का होना कंपलसरी बच्चों। पहला होता है सेंसरी रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, दूसरा होगा सेंसरी नर्व फाइबर्स जो मैसेज को सीएनएस तक लेकर जाएंगे, और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चों, दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। याद कीजिए, एनसीईआरटी ने लिखा था रिफ्लेक्स सेक्शन में हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के किसी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। अब खास बात है बच्चों, ये जो सीएनएस यहां पर लिखा है, या तो ये ब्रेन स्टेम हो सकता है इन द केस ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्स सेक्शन, या फिर ये स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर हो सकता है इन द केस ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स सेक्शन। और देखिए बच्चों, ये वो पार्ट होगा जहां पर सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन होगा, इसलिए बच्चों इसे मैं इंटीग्रेशन सेंटर नाम दे रहा हूं। आप ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले रिसेप्टर होगा, फिर वहां से मैसेज ले जाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन होगा, फिर वो इंटीग्रेशन सेंटर होगा जहां पर सेंसरी और मोटर के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होगी, यानी वहां पर सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा। फिर नंबर 4 होगा बच्चों मोटर न्यूरॉन जो इंटीग्रेशन सेंटर से वापस मैसेज लेकर आएगा, और लास्ट में होगा बच्चों दैट इज इफेक्टर। इफेक्टर उस बॉडी पार्ट को, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान रिस्पांस शो करता है। जैसे कि बच्चों विड्रॉल रिफ्लेक्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर मेरे हाथ पर पिन चुभता है तो तुरंत हाथ का विड्रॉल होता है। इस केस में तो रिसेप्टर भी यही हाथ है और इफेक्टर भी यही हाथ है। देखिए बच्चों, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रिसेप्टर, और जो रिस्पॉन्स शो करता है उसे हम कहते हैं इफेक्टर। तो आप बस इतना याद रखेंगे, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने में जो इंपल्सेस एक डेफिनेट पाथवे ट्रेवल करती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। और अगर आपसे रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स पूछे जाएं तो आप याद रखेंगे बच्चों 5 कंपोनेंट्स होंगे, पांचों का सीक्वेंस में अरेंज होना बहुत जरूरी है। रिसेप्टर होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा, इंटीग्रेटिंग सेंटर होगा, मोटर न्यूरॉन होगा और इफेक्टर होगा। अब एक और खास बात सुने बच्चों, हमने रिफ्लेक्स सेक्शन को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया था, मोनोसिनेप्टिक, पॉलीसिनेप्टिक, क्रेनियल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स, अनकंडीशन रिफ्लेक्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं रिफ्लेक्स सेक्शन को एक लास्ट बेसिस पर क्लासिफाई करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इफेक्टर। देखिए बच्चों, इफेक्टर वो बॉडी पार्ट है जो कि रेस्पॉन्स शो करता है, पर ये इफेक्टर आखिर कैसा है? ये इफेक्टर बॉडी का कोई वॉलेंट्री स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे कि बच्चों, अगर पिन चुभता है, हाथ हटा,
ये जो हाथ हटा है बच्चों, हटा तो इनवॉलेंट्रीली है, लेकिन जो हटा है वो हाथ है, और हाथ कैसा है बच्चों, एक वॉलेंट्री स्ट्रक्चर है। तो अगर इफेक्टर वॉलेंट्री स्ट्रक्चर होता है, सच रिफ्लेक्स एक्शंस वुड बी नोन एज सोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर इफेक्टर कोई इनवॉलेंट्री पार्ट होगा, जैसे कि बच्चों सलाइवेशन रिफ्लेक्स में रिसेप्टर तो होती है हमारी आंखें जो स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, पर जो हमारे इफेक्टर होते हैं वो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो रिस्पांस शो करती हैं। और आप जानते हैं बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, अगर इफेक्टर कोई वॉलेंट्री पार्ट होगा तो उसे कहा जाएगा सोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, और अगर इफेक्टर कोई इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट होगा तो उन्हें कहा जाएगा ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों एक बार फिर से समराइज करने जा रहा हूं, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन होना जरूरी है, उन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन होना जरूरी है। सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट होगा तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, इनडायरेक्ट होगा तो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में होता है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा तो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत है तो कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। और लास्टली, अगर रिस्पांस शो करने वाला बॉडी पार्ट अगर इफेक्टर वॉलेंट्री है तो उसे कहा जाएगा सोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, अगर वो इफेक्टर इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट है तो उसे कहा जाएगा ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्शन। अब चलिए बच्चों, हमें यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन में लास्ट में जो स्टडी करना है वो है एक सोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन। गलती ना हो जाए बच्चों, सोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन। नहीं बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन तो हमेशा इनवॉलेंट्री ही होंगे। सोमेटिक रिफ्लेक्स वो होते हैं जिनमें रिस्पांस शो करने वाला स्ट्रक्चर यानी जो इफेक्टर होता है वो वॉलेंट्री होता है। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोमेटिक रिफ्लेक्स। उसमें एक कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। नाम से पता चल रहा है बच्चों, अगर हमारी किसी भी वॉलेंट्री मसल में स्ट्रेचिंग होगी, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान सुनो बच्चों, अगर किसी वॉलेंट्री मसल में स्ट्रेचिंग होगी तो हमें दर्द होने लगेगा। तो उस दर्द को अगर आप कम करना चाहते हैं, उस एडवर्स इफेक्ट को अगर आप न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तो हमारा टारगेट होगा जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई है उस मसल में फिर से क्या करवा दें, कॉन्ट्रैक्शन, ताकि वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए, ताकि हमारा दर्द खत्म हो जाए। तो क्या होता है बच्चों, सोमेटिक रिफ्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। अगर किसी वॉलेंट्री मसल में स्ट्रेचिंग होती है तो हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और इस रिफ्लेक्स का सिर्फ ये मकसद होता है जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई है उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ताकि हमारा दर्द खत्म हो जाए। और देखिए बच्चों, स्ट्रेच रिफ्लेक्स का एक क्लासिकल एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। इसे नी जर्क क्यों कहा जाता है अभी हम समझेंगे, पर इसके 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। नी जर्क रिफ्लेक्स एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। इसका मतलब यह हुआ यहां पर सेंसरी और मोटर के बीच में डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, और साथ ही साथ नी जर्क रिफ्लेक्स एक स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। इसका मतलब यह हुआ सेंसरी और मोटर के बीच में जो इंटीग्रेशन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में देखा जाता है। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 322 फिगर नंबर 21.5 पर ले आया हूं, जहां पर एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोइंग नी जर्क रिफ्लेक्स। अब देखिए बच्चों, इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, इस नी जर्क रिफ्लेक्स को हम समझते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं। आप ध्यान सुनेंगे, आपके सामने बच्चों नी वाला पोर्शन बनाया गया है। आप जानते हैं जो नी कैप बोन है उसे हम कहते हैं पटेला बोन। आप जानते हैं शैंक रीजन में हम 2 बोन्स की बात करते हैं, टीबिया और फिब्युला, और हमारे थाई रीजन में हम लॉन्गेस्ट बोन की बात करते हैं, दैट इज फीमर। अब खास बात देखिए बच्चों, यहां पर थाई रीजन में हमने 2 मसल्स को रिप्रेजेंट किया है, एक तो फीमर के ऊपर की तरफ है, एक फीमर के नीचे की तरफ है। खास बात है बच्चों, दिस इज अ पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। आई रिपीट, दिस इज अ पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। आप ध्यान सुनिए बच्चों, एंटागोनिस्टिक मसल्स वो होती हैं जिनमें ऑपोजिट फंक्शनिंग ऑब्जर्व की जाती है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर ऊपर वाली मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो कंपलसरी है उसी पर्टिकुलर टाइम पर नीचे वाली मसल में रिलैक्सेशन हो रहा होगा। हम रिवर्स भी बात कर सकते हैं, अगर नीचे वाली में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस समय ऊपर वाली में रिलैक्सेशन हो रहा होगा। तो आपको बस इतना याद रखना बच्चों, ऐसी मसल के जोड़े
जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑपोजिट वे में परफॉर्म होते हुए ऑब्जर्व किए जाते हैं, सच पेयर इज नोन एज एंटागोनिस्टिक मसल। इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल बच्चों बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल। आप बस इतना याद रखेंगे, ये जो मसल्स आपके सामने बनाई गई हैं थाई रीजन में, ये एंटागोनिस्टिक मसल होती हैं। अब देखिए बच्चों, मैं शुरू करने जा रहा हूं नी जर्क रिफ्लेक्स, और उसके लिए हमें यहां पर स्टिमुलस प्रोवाइड करना होगा। तो हमने क्या किया है बच्चों, जो पटेला बोन है उस पर आपने हैमर को हिट किया है। बच्चों ये बड़ा वाला हथौड़ा नहीं है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास एक छोटा सा हैमर होता है ताकि वो यहां पर स्टिमुलस प्रोवाइड कर सके। इस रिफ्लेक्सेशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों। देखिए क्या हुआ है, आपने इस पटेला पर हैमर को हिट किया है, हैमर को टैप किया, यानी आपने स्टिमुलस प्रोवाइड किया है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये पटेला बोन है और इस बोन के साथ इस मसल को व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ये स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है, और ये क्या है बच्चों, टेंडन है। याद करेंगे बच्चों, हमारे बोन और मसल को WFCT का एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है जिसे हम कहते हैं टेंडन। तो क्या होगा, जैसे ही आप पटेला को स्टिमुलस देंगे, वहां से जो स्टिमुलस है वो इस टेंडन पर ट्रांसफर होगा, और देखिए बच्चों ये टेंडन मसल से कनेक्टेड है। तो देखिए क्या होगा, स्टिमुलस देने पर आपके टेंडन में टेंशन जनरेट होगी, और उस टेंशन का जो आपको प्रभाव है वो इस ऊपर वाली मसल पर देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से उस मसल में स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। आपको इतना याद रखना बच्चों, आपने यहां पर स्टिमुलस प्रोवाइड किया और उसकी वजह से जो ऊपर वाली मसल है उसमें स्ट्रेचिंग हो चुकी है। अब देखिए, ऊपर वाली मसल में जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी, हमें दर्द होने लगा, और हमारी बॉडी अब एक रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करेगी जिसका नाम है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और इस रिफ्लेक्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई है, ऊपर वाली मसल में स्ट्रेचिंग हुई है, तो उसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाना। और देखिए बच्चों, जैसे ही ऊपर वाली मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप कह देंगे कि रिफ्लेक्स सेक्शन टर्मिनेट हो चुका है। उस रिफ्लेक्स सेक्शन की रिफ्लेक्स आर्क वहीं पर कंप्लीट हो जाया करती है। अब देखिए बच्चों, शुरू करने जा रहा हूं नी जर्क रिफ्लेक्स। पहला कंपोनेंट सेंसरी रिसेप्टर। क्या होता है बच्चों, इस ऊपर वाली मसल में कुछ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर के बंडल होते हैं, उन्हें कहा जाता है मसल स्पिंडल। और क्या होता है बच्चों, मसल स्पिंडल मसल में किसी भी लेंथ में जो बदलाव होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। आप बस इतना याद रखेंगे, मसल स्पिंडल is a band of specialized muscle fibers which detects changes in the length in the entire muscle, यानी कि ये रिसेप्टर के तौर पर काम करेगा। आप इतना याद रखेंगे बच्चों, आपने यहां पर स्टिमुलस दिया हैमर को टैप कर कर, जिसकी वजह से इस एंटायर मसल में स्ट्रेचिंग होगी, तो मसल स्पिंडल भी स्ट्रेच होगा, यानी रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव कर लिया है, यानी मसल में खिंचाव हो चुका है। अब सेकंड कंपोनेंट देखिए बच्चों, इस मसल स्पिंडल से सेंसरी नर्व फाइबर अटैच्ड है। सेंसरी के लिए एनसीईआरटी ने लिखा बच्चों एफरेंट पाथवे। अब देखिए, ये सेंसरी नर्व फाइबर मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जा रहा है, और हम पढ़ चुके हैं बच्चों, सेंसरी नर्व फाइबर एंटर होंगे डॉर्सल साइड से। और याद कीजिए बच्चों, डॉर्सल रूट में यहां पर हमें गैंग्लिया देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो पहला कंपोनेंट था मसल स्पिंडल, सेंसरी रिसेप्टर जिसने स्टिमुलस को रिसीव किया है कि मसल में स्ट्रेचिंग हो चुकी है। दूसरा कंपोनेंट था सेंसरी रिसेप्टर जो मैसेज लेकर गया है मसल खिंच गई है। अब देखिए बच्चों, ये कहां पर गया है, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, यानी इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा, यानी हम कह सकते हैं थर्ड कंपोनेंट इंटीग्रेशन सेंटर, दैट इज ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तभी तो मैंने इसको नाम दिया था बच्चों स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब देखिए क्या होगा, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बना रहा है। मैं प्लस साइन को यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं बच्चों, यानी ये सेंसरी डायरेक्ट मोटर के साथ सिनेप्स बना रहा है, और डायरेक्ट बना रहा है यानी बच्चों मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेशन। अब देखना, इसने उस मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दिया है। ये वही मोटर न्यूरॉन है जो फिर से ऊपर वाली मसल में ही पहुंच रहा है। और देखिए क्या होगा बच्चों, ये एक्सॉन इस मसल में आकर कुछ ब्रांचेस में डिवाइड होगा। इसके एक्सॉन टर्मिनल से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे कई सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, वहां पर एक्साइटेटरी पोटेंशियल जनरेट होगा, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ओवरऑल इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहीं पर ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनेंगे, मसल स्पिंडल रिसेप्टर, फिर एफरेंट पाथवे,
फिर यहां पर इंटीग्रेशन सेंटर डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के साथ यहां पर सिनेप्स बना है, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर उसी मसल में पहुंचा है, उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, हमारी स्ट्रेचिंग खत्म हो गई है, दर्द खत्म हो गया है, इसलिए हमने इसको नाम दिया बच्चों मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। पर यहां पर एक डाउट आता है, इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने इंटर न्यूरॉन को भी शो किया है। और बच्चा डाउट पूछ सकता है कि सर अगर इंटर न्यूरॉन है तो ये तो पॉलीसिनेप्टिक होना चाहिए। नहीं बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था, यहां पर इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट तो है पर वो इस रिफ्लेक्स एक्शन की रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूं बच्चों डिटेल में, एक्चुअली में आपने ऊपर वाली जो मसल स्ट्रेच हुई थी, इस रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से आपने उस मसल में तो कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, पर साथ ही साथ हमें नीचे वाली मसल में रिलैक्सेशन करवाना होगा। और इसमें रिलैक्सेशन करवाने में ये इंटर न्यूरॉन पार्टिसिपेट करता है, ये ऊपर वाली रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं ऊपर वाली जो रिफ्लेक्स आर्क है वो मोनोसिनेप्टिक है। मैं आपको समझा देता हूं एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, ये एक इनिबिटरी इंटर न्यूरॉन होता है। ऐसा इंटर न्यूरॉन है जिसके एंड वाले पार्ट से इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो सेंसरी नर्व फाइबर आया था, इसकी एक और ब्रांच निकलती है बच्चों एक्सॉन कोलेटरल। ये इस इनिबिटरी इंटर न्यूरॉन को स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, यहां लिख रहा हूं पॉजिटिव साइन। तो इस इंटर न्यूरॉन में तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, लेकिन फिर इस इंटर न्यूरॉन के एंड से रिलीज होगा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने यहां पर माइनस साइन को इंडिकेट किया है। और देखिए ये उस मोटर न्यूरॉन को इनिबिट कर देगा जो नीचे वाली मसल को सप्लाई करता है, और नीचे वाली मसल में क्या हो जाएगा बच्चों, रिलैक्सेशन। तो बस इतना याद रखेंगे, ये इंटर न्यूरॉन ऊपर वाली रिफ्लेक्स आर्क में जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई थी, उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाली रिफ्लेक्स आर्क में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दैट्स व्हाई दिस रिफ्लेक्स सेक्शन इज ए मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स सेक्शन। अब देखिए बच्चों, इसको नी जर्क क्यों कहा जाता है, आप ध्यान सुनेंगे। आपने देखा, आपने स्टिमुलस दिया, ऊपर वाली मसल स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच रिफ्लेक्स ने ऊपर वाली मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया और साइमल्टेनियसली नीचे वाली मसल में रिलैक्सेशन करवाया गया। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ऊपर वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी और नीचे वाली रिलैक्स होगी तो उसकी वजह से हमारा पैर आगे की तरफ मूव होगा। और देखिए बच्चों, हथौड़े का पड़ना वो था स्टिमुलस, लेकिन पैर का आगे बढ़ना वो होगा रिस्पॉन्स। तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें घुटने में हल्का सा झटका लगे, दैट इज नोन एज घुटना झटका रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स। आपको इतना याद रखना बच्चों, नी जर्क रिफ्लेक्स इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एज वेल एज स्पाइनल रिफ्लेक्स। और एक और चीज सुने बच्चों, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के बारे में खास बात यह है, इन मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन रेस्पॉन्स ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यानी बच्चों, जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है, रेस्पॉन्स स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, स्टिमुलस इस तरह से आ रहा है तो रेस्पॉन्स स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और नी जर्क रिफ्लेक्स। वैसे बच्चों, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, पर इतना सा सुन लें, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनमें सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं इंटर न्यूरॉन्स की मदद से होगा, इंपल्सेस जो होंगी वो एक से ज्यादा सिनेप्स से होकर गुजरेंगी, सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। और उसका एक क्लासिकल एग्जांपल बच्चों, दैट इज विड्रॉल रिफ्लेक्स। और पॉलीसिनेप्टिक विड्रॉल के बारे में ऑपोजिट स्टेटमेंट सुन ले बच्चों, in polysynaptic reflex action response always occur in the opposite direction of a stimulus। देखिए बच्चों, विड्रॉल में अगर स्टिमुलस ऐसे आएगा तो रेस्पॉन्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था बच्चों, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक के एंड होने पर हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। याद कीजिए बच्चों, हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, हमने ब्रेन के सभी कंपोनेंट्स के फंक्शंस को स्टडी किया था, हमने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एज वेल एज ट्रांसवर्स सेक्शन, और आज हमने स्पाइनल कॉर्ड का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज रिफ्लेक्स सेक्शन यहां पर कंप्लीट किया। चलिए बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूं रिगार्डिंग पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। वैसे पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम बनता था क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, और ये वाला पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। याद कीजिए बच्चों, हमारे अंदर ए टोटल ऑफ 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स एंड ए टोटल ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। अब देखिए बच्चों,
पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक था सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और एक था ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। आप याद करेंगे, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज या फिर वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि स्केलेटल मसल। ऑन द अदर हैंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज या फिर इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, जैसे कि हमारी स्मूथ मसल हो सकती है, हमारी कार्डियक मसल हो सकती है, हमारी ग्लैंड्स हो सकती हैं। बस इतना याद रखेंगे बच्चों। पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम develops communication lines between the central neural system and the organs of the body। पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट जो कि सीएनएस और वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट जो कि सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है उसे हम नाम देते हैं बच्चों ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। ये तो कंफर्म है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम which connects central neural system and involuntary organs of the body। यानी हम कह सकते हैं autonomic neural system is that part of peripheral neural system which controls the activity of all the involuntary organs in our body, जैसे कि cardiac muscles, smooth muscles या फिर glands। और देखिए बच्चों, अगर autonomic neural system के significance की बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है, autonomic neural system हमारी सभी इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकें, यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। तो चलिए बच्चों, यहां पर एक छोटा सा पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो मैंने आपको समझाया, यहां पर लिखा हुआ है द सिस्टम विच ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द activities of involuntary smooth muscles, cardiac muscles and glands which are not under the control of our willpower is referred to as autonomic neural system। और देखिए बच्चों, ANS का significance होता है it plays an important role in maintaining the constant internal environment of the body, that is homeostasis। अब खास बात सुनिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट है जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अब देखिए बच्चों, ये टू साइडेड कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन से सेंसरी इंपल्सेस सीएनएस तक ले जाना और हमारे सीएनएस से मोटर इंपल्सेस इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक पहुंचाना, यानी सेंसरी सिग्नलिंग और मोटर सिग्नलिंग बिटवीन द सीएनएस एंड इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। पर खास बात है बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, आप ध्यान सुनेंगे, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर डिवीजन होता है, it is further classified into two important categories। The first one is sympathetic neural system and the another one is parasympathetic neural system। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन में जो हेल्प करता है पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का पार्ट, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन से सीएनएस तक सेंसरी इंपल्सेस पहुंचाना, हमारे सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक मोटर इंपल्सेस पहुंचाना, ये दोनों ही फंक्शंस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम परफॉर्म करता है। पर खास बात यह है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, जो मोटर डिवीजन होता है, उसे हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने बच्चों, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, it comprises of a single nerve fiber। on the other hand, the motor pathway of the autonomic neural system, ध्यान सुनिए बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ टू न्यूरॉन्स कनेक्टेड इन सीरीज। एक तो होते हैं बच्चों प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में हम सेंसरी और मोटर दोनों पाथवे को डील करते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर डिवीजन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और खास बात यह है, चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों के अंदर
हम दो टाइप के नर्व फाइबर्स की बात करते हैं बच्चों। एक तो होते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स और एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, ये आपके डिटेल में सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का मोटर डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एंड दिस मोटर पाथवे कंप्राइजेस ऑफ टू न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन सीरीज, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। अब बस इतना याद रखेंगे बच्चों, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नॉन माइलिनेटेड होते हैं। अब मैं आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कुछ बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक, दोनों में ही प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होंगे, दोनों के ही पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नॉन माइलिनेटेड होंगे। पर खास बात है बच्चों, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लंबे होते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, यहां पर प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स लंबे होते हैं जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर छोटे होते हैं। और एक और चीज समझेंगे बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में तो चाहे वो प्री हो या पोस्ट हो, दोनों नर्व फाइबर्स कोलिनर्जिक होते हैं यानी एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन करते हैं, जबकि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं, वो एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन करते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होते हैं वो एड्रिनर्जिक होते हैं, वो नॉर एड्रिनलिन नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस ड्रॉ करता है। इसमें सेंसरी नर्व फाइबर्स और मोटर नर्व फाइबर्स दोनों होंगे। मोटर डिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब खास बात है बच्चों, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हम कह सकते हैं बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्ट्स एंटागोनिस्टिकली टू ईच अदर। और बच्चों ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हुए, ऑपोजिट वे में काम करते हुए बॉडी की सभी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं ताकि हम बॉडी के अंदर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। यहां पर हमने लिखा बच्चों, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बोथ सिंपैथेटिक and parasympathetic neural system functions antagonistic to each other and thus helps in maintaining the constant internal environment यानी homeostasis। एक चीज को ध्यान सुन ले बच्चों, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम तो इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, इसीलिए इसके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है बच्चों, फाइट फियर एंड फ्लाइट। आप इतना समझेंगे बच्चों, फियर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में बॉडी की इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम उसके एंटागोनिस्टिकली नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। अब इतना याद रखेंगे, फियर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ऑन द अदर हैंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब देखिए बच्चों, मैं आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ एक्शंस यहां पर समराइज करने जा रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। मैं आपको सिंपैथेटिक के पढ़कर बताने जा रहा हूं, पैरासिम्पैथेटिक के आप जस्ट रिवर्स कर लेंगे, एंटागोनिस्टिक होंगे। बस इतना याद रखेंगे, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में, फियर फाइट और फ्लाइट कंडीशन में बॉडी की इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। तो आइए बच्चों, पहला पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग सिक्रीशन। मैं आपको बता चुका हूं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में तो सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलिन की हम बात करते हैं, जबकि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से हम एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक से हम सिंपैथेटिन यानी नॉर एड्रेनलिन की बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहां पर सिंपैथेटिक के फंक्शंस को रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं, ध्यान सुनेंगे। पहले देखते हैं बच्चों, हमारी आई की आइरिस पर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का क्या इफेक्ट है। आपने सुना होगा बच्चों, डर के कारण जो है हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, यानी बच्चों प्यूपिल डायलेट हो जाया करता है। मैंने आपको बताया था ये फियर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सिंपैथेटिक की वजह से हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाया करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक की वजह से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाया करता है। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स ऑन द हार्ट।
आपको बस इतना याद रखना हो बच्चों, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हमारे हार्ट पर ऐसे नोड की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं ताकि हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाया करती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है ताकि ओवरऑल हमारा कार्डियक का आउटपुट बढ़ जाए। तो देखिए बच्चों, हार्ट पर इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का एक्शन है, दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इमरजेंसी कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन को भी बढ़ा दिया करते हैं ताकि वहां से हम दो इमरजेंसी हार्मोन्स की बात कर सकें, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। चलिए बच्चों, सिंपैथेटिक का अगला इफेक्ट देखते हैं, द इफेक्ट ऑन सलाइवरी सिक्रेशन। आपने सुना भी होगा, डर के मारे गला सूख जाया करता है। यानी बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन में जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन को इनहिबिट कर दिया करते हैं, यानी बच्चों सलाइवा का सिक्रेशन इनहिबिट करवा दिया जाता है। फिर देखिए बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन में हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जानी चाहिए, आसान हो जानी चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का लंग्स पर, ट्रैकिया और ब्रोंकाई पर यह असर है कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को डायलेट करते हैं ताकि हमारी ब्रीदिंग आसान करवाई जा सके। मैं आपको सिंपैथेटिक के फंक्शन बता रहा हूं बच्चों, पैरासिंपैथेटिक इसके जस्ट एंटागोनिस्टिक होंगे, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। देखिए बच्चों, अगले फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल पर इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। यह हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट को सप्रेस करता है, यह हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सिचुएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रेशन को सप्रेस करता है। अब स्वेट ग्लैंड्स पर अगर इसका इफेक्ट देखें बच्चों, आपने सुना भी होगा, डर के मारे पसीने छूट जाया करते हैं, यानी इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम स्वेट के सिक्रेशन को बढ़ा दिए करते हैं। आपने ये भी सुना होगा बच्चों, डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी फियर में, इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारे इन हेयर्स के बेस पर प्रेजेंट एक मसल होती है बच्चों, एरेक्टर पिलाई मसल, उन मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से इन हेयर्स का इरेक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पाइलो इरेक्शन, गूज बम्स कहा जाता है या फिर गूज फ्लैश कहा जाता है। तो देखिए, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरेक्टर पिलाई मसल कॉजिंग द गूज फ्लैश, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर देखिए बच्चों, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारी यूरिनरी ब्लैडर और एनल स्फिंक्टर पर किस तरह से इफेक्ट डालता है, आप बस इतना याद रखेंगे, जो मिक्चुरेशन की एक्टिविटी होती है और जो डिफिकेशन की एक्टिविटी होती है, दोनों को ही इमरजेंसी कंडीशन में सप्रेस करना जरूरी होता है। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम मिक्चुरेशन और डिफिकेशन दोनों को ही सप्रेस करता है, और उसके लिए देखो बच्चों, जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती हैं, उन मसल्स का रिलैक्सेशन करवाता है ताकि मिक्चुरेशन को इनहिबिट किया जा सके, और साथ ही साथ एनल स्फिंक्टर में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि डिफिकेशन को भी इनहिबिट किया जा सके। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑन द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। या आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं बच्चों, जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस इन ह्यूमन मेल। ऑन द अदर हैंड, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजैकुलेशन इन ह्यूमन मेल्स। तो यहां पर बच्चों हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ फंक्शंस को समराइज किया। अब बस इतना याद रखेंगे, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट है जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन ड्रॉ करता है। और खास बात ये बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में सेंसरी नर्व फाइबर्स भी होंगे, मोटर भी होंगे। मोटर डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो दिस इज द एंड ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब देखिए बच्चों, आपके मॉड्यूल में लास्ट में इस चैप्टर के एंड में कुछ गोल्डन की पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से बस कुछ गोल्डन की पॉइंट्स में यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। और यहां पर हम 3 डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। एक तो है पार्किंसन डिजीज, एक है हंटिंगटन कोरिया, एंड द लास्ट वन इज अल्जाइमर्स डिजीज। चलिए बच्चों, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, आप ध्यान सुनेंगे। पहला है बच्चों पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज पढ़ते समय एक वर्ड हमारे सामने आता है बच्चों, दैट इज बेसल न्यूक्लियाई। याद करेंगे, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज नोन एज न्यूक्लियाई। एक्चुअली में क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ 3 अलग अलग न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। ग्लोबस पैलिडस, एक पुटामेन होता है और एक कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। अब बस इतना याद रखेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इनर साइड पर
वैसे थैलेमस की लेटरल साइड पर 3 अलग अलग न्यूक्लियाई पाए जाते हैं विच आर कलेक्टिवली रिफर टू एज बेसल न्यूक्लियाई। अब खास बात है बच्चों, ये जो बेसल न्यूक्लियाई के न्यूरॉन्स होते हैं ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अब खास बात यह है पार्किंसन डिजीज इज ए न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। बच्चों इस डिसऑर्डर में बेसल न्यूक्लियाई का प्रोग्रेसिव डीजनरेशन देखा जाता है। और देखिए क्या होगा, जब बेसल न्यूक्लियाई का डीजनरेशन होगा तो वहां पर डोपामिन सिंथेसाइज करने वाले न्यूरॉन्स डीजनरेट होने लगेंगे, यानी इस बीमारी में डोपामिन का हाइपोसिक्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके एम्स में सवाल पूछा गया है पार्किंसन डिजीज का कॉज क्या है, और आंसर यही जाता है द हाइपोसिक्रेशन ऑफ डोपामिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। इतना याद रखें, पार्किंसन डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपोसिक्रेशन ऑफ डोपामिन। और बच्चों इस बीमारी में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मस्कुलर ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू मास्क लाइक फेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखेंगे, पार्किंसन डिजीज अकर्स ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ डोपामिन। चलिए बच्चों अगले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को यहां पर जल्दी से डिस्कस करते हैं, दैट इज हंटिंगटन कोरिया। इसमें एक चीज आप याद रख सकते हैं, यहां पर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का हाइपोसिक्रेशन या फिर डेफिशिएंसी ऑब्जर्व की जाती है। वैसे एक्चुअली बच्चों कोरिया वर्ड जो है वो डांस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, हंटिंगटन कोरिया में जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है उसका इंपेयरमेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हंटिंगटन कोरिया में सेरिबेलम का इंपेयरमेंट होता है। और याद करेंगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनमें इनवॉलेंट्री शेकिंग हो जाने लगती है। तो ऐसा लगता है कि इंसान डांस परफॉर्म कर रहा है। और पहले बात तो बच्चों ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बस इतना याद रखेंगे, यहां पर सेरिबेलम का इंपेयरमेंट हो जाता है। चलिए लास्ट एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। पहले बात तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज इज नॉट ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपके नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और उसका आंसर गया था अल्जाइमर्स डिजीज। क्योंकि बच्चों उस क्वेश्चन में जो 3 ऑप्शंस थे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को वहां पर मेंशन करते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूं, एक तो था बच्चों सोरियासिस, स्किन का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक था विटिलिगो, ये भी स्किन का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और एक था रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हमारे जॉइंट्स का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इंपॉर्टेंट चीज जरूर याद रखेंगे, अल्जाइमर्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। अब खास बात है बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज भी एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है विच मेनली अफेक्ट्स द ओल्ड एज। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज के जो एग्जैक्ट कॉजेज हैं वो अभी तक नोन नहीं है, पर मैक्सिमम केसेस में जो फैक्टर्स देखे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान सुनो बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज में 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है बच्चों द हाइपोसिक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, पार्किंसन में डोपामिन का हाइपोसिक्रेशन, हंटिंगटन कोरिया में गाबा का हाइपोसिक्रेशन, और अल्जाइमर्स डिजीज में एसिटाइलकोलिन का हाइपोसिक्रेशन। एक और कारण देखा जाता है बच्चों यहां पर सेरिब्रम की एट्रोफी, यानी सेरिब्रम को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, सेरिब्रम का डीजनरेशन होने लग जाता है। और एक और रीजन बच्चों, यहां पर न्यूरॉन्स के एक्सॉन के चारों तरफ कभी कभार बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन के एब्नॉर्मल प्लेक्स का डिपोजिशन होने लग जाता है। तो अल्जाइमर्स डिजीज के 3 कॉज आप याद रखेंगे बच्चों, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, एट्रोफी ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और द डिपोजिशन ऑफ बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, द सिम्टम ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज। खास बात है बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज में पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी देखा जाता है, और यहां पर बच्चों जो रिसेंट मेमोरी होती है उसका लॉस यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, एंड द लॉस ऑफ मेमोरी इज रेफर टू एज डेमेंशिया। मैंने आपको बताया था बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज मेनली ओल्ड एज में अफेक्ट शो करता है, और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, वो इंसान फॉरगेटफुलनेस की स्टेज में पहुंच जाता है। समय के साथ साथ ये बीमारी और वर्स होती चली जाती है, वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता है, एंड एट द एंड उस पर्सन की डेथ हो जाया करती है। और एक और चीज बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज का कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। वैसे एक और चीज याद रखेंगे, जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, जो मंगोलिज्म के पेशेंट होते हैं, यानी 21st ट्राइसोमी के पेशेंट्स में भी अल्जाइमर्स डिजीज मोस्ट कॉमनली देखी जाती है।
जाती है। तो यहां पर हमने नर्वस सिस्टम के 3 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया। अब देखिए बच्चों, लास्ट में एक और छोटा सा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। आप इतना जानते हैं, ब्रेन के अंदर जो होलो कैविटीज होती है उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स। बच्चों, हम ब्रेन में पीएमटी के लेवल के हिसाब से हम यहां पर 4 वेंट्रिकल्स का जिक्र करेंगे। बच्चों ध्यान सुने, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर एक एक होलो कैविटी है, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल। इन्हीं को बच्चों लेटरल वेंट्रिकल्स भी कहते हैं, इन्हीं को पैरासील भी कहा जाता है। दीज आर द लार्जेस्ट वेंट्रिकल। फिर याद करेंगे, जो हमारा डाईएन्सेफेलॉन था वो भी एक होलो रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। डाईएन्सेफेलॉन की जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल या फिर डायासिल। और बच्चों, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से एक फोरामेन कनेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर देखिए बच्चों, सीएसएफ फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से कहां पहुंचेगा? थर्ड वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर क्या होता है, हमारे हाइंड ब्रेन में सेंटर में एक ट्रायंगुलर कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। और इंपॉर्टेंट चीज यह है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को मिड ब्रेन की कैनाल कनेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, आइटर या फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट। आपको बस इतना याद रखना है बच्चों, ए टोटल ऑफ 4 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। First and second ventricles are present in the cerebral hemisphere. Third ventricle is present in the diencephalon and fourth ventricle is present in the hind brain. और खास बात है बच्चों, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कौन करता है? दैट इज आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। बच्चों, इसी के साथ न्यूरल सिस्टम चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बच्चों, आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, घर के आसपास सफाई बनाए रखेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।